की विशेषता देख लेना। लास्ट लाइन क्या लिखी, देखो थार के मरुस्थल का 85% हिस्सा कहाँ पे है, भारत में। उसका 62 देखे तो भारत का 62%, राजस्थान में, अन्य राज्यों में कितना है, पाकिस्तान में कितना है 85 भारत में और 15 पाकिस्तान में। क्षेत्रफल 2.13 लाख, 2.09, 1 पॉइंट। वनस्पति कैसी है, 0 फाइट या ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, ये मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। और ये राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला की वृष्टि छाया प्रदेश में टर्सरी कालीन औषधि चट्टानें पाई जाती है। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने रुक्ष प्रदेश का, अवेनसांग ने गुर्जरात्रा का, क्या कहा अवेनसांग ने, गुर्जरात्रा। यहां तक अपन ने देखा था। अब आज देखेंगे कि मरुस्थल का फायदा क्या है, मरुस्थल का क्या उपयोग, अपने मरुस्थल नुकसानदायक है, नुकसान क्या, मरुस्थल के फायदे क्या, क्या फायदा मरुस्थल का। हम्म, नुकसान बता दो। हम्म, नुकसान फायदा कुछ तो बताओ कि ये मरुस्थल है तो ये है समस्या। हम्म, खनिज निकलते हैं, खनिज तो सारे भौतिक प्रदेशों से निकलते हैं, खाली मरुस्थल का क्या फायदा है। जनसंख्या कम निवास करे, भूमि ज्यादा है, तो फायदा क्या मरुस्थल का। हम्म, बारिश आती है मरुस्थल से, और बताओ कोई फायदा। फायदे नहीं बता रहे, नुकसान ही नहीं बता रहे, फिर मतलब क्या है, मरुस्थल में रहे हो आप। भाई मैं पूछता कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल का फायदा बताओ, तो पता नहीं था। आप तो यहाँ रहते हो, आपको अपने मरुस्थल का तो फायदा नुकसान पता होना चाहिए। नुकसान जैसे आंधियां आती है, सफाई करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। हम्म, ये नुकसान ही है। रेत उड़ती रहती है, गर्मी पड़ती है, नुकसान ही है। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि जून के महीने में आपके सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर। और राजस्थान में थार का मरुस्थल है तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है पूरे भारत में जून के महीने में, तो वायु दाब क्या होगा, कम। जहाँ तापमान ज्यादा होता है वहाँ वायु दाब क्या होता है, कम। तो थार के मरुस्थल में टेम्परेचर अधिक होता है, कौन से महीने में, जून के महीने में। वायु दाब क्या होता है यहाँ पर, कम होता है। और यहाँ पर आपके भूमध्य रेखा के पास या अपन हिंद महासागर में देखें तो आपके टेम्परेचर कम होता है और वायु दाब क्या होता है, ज्यादा। क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है तब यहाँ गर्मी होती है, यहाँ आपके कम गर्म होता है टेम्परेचर, तो यहाँ वायु दाब क्या होता है, ज्यादा। और हवा का सिस्टम है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर हवा जाती है, और उन्हें किधर जाती है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवन जाती है। जैसे मान लो आपका रूम है, रूम को बंद कर दो, जैसे अभी एसी चल रही है, तो आप खिड़की खोलोगे तो हवा नहीं आएगी। एसी बंद कर दो और पंखे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, तुरंत खिड़की खोलते ही अंदर हवा आएगी। क्यों, क्योंकि वायु दाब अंदर क्या हो जाएगा, कम। कम वायु दाब हो जाएगा तो अधिक, बाहर अधिक वायु दाब है तो बाहर से हवा किधर आएगी, अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, और निम्न वायु दाब कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप इतने जने बैठे हो तो जो अंदर वायु थी, ऑक्सीजन थी या गैसें थी, वो आपने श्वास में अंदर ले ली। ठीक है, अब आपके जो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसलिए आपके क्या है, जैसे ही खिड़की खोलोगे तो अंदर वायु दाब कम है तो बाहर वायु दाब ज्यादा है, तो हवा अंदर की तरफ आएगी। पवन का सिस्टम होता है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवन जाती है। आप कभी भी देख लेना, अंदर से बाहर की तरफ हवा नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे दरवाजा खोला कि अंदर से हवा निकली बाहर, नहीं, बाहर से अंदर की तरफ ही आएगी, बाहर वायु दाब ज्यादा रहता है। तो ये क्या करता है कि जैसे ये हवाएं आती है आपकी इधर, और ये अपने साथ में समुद्र से क्या लेके आती है, आर्द्रता, नमी, और ये आपकी स्थल भाग में आकर क्या करती है, बारिश। तो ये कुल मिलाकर अपने जून में मानसून को बुलाता है, जून में मानसून को आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है। और इसका क्या फायदा, और ये है कि मरुस्थल के कारण आपके अलग अलग ऋतु बनती है।
जैसे मरुस्थल है जो गर्मियों में गर्म भी बहुत ज्यादा होता है, सर्दियों में ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है। रेत का सिस्टम होता है, गर्म भी ज्यादा होती है, ठंडी भी ज्यादा होती है। तो आपके गर्म भी क्या होगा, मरुस्थल बहुत ज्यादा होगा, और ठंडा भी बहुत ज्यादा होगा मरुस्थल। और इसमें अगर हम देखें तो सर्दियों में आप राजस्थान में देख लो, सर्दियों में आपके सबसे ठंडा जिला होता है चूरू। कौन सा होता है? और गर्मियों में सबसे गर्म भी कौन सा होता है? चूरू। तो रेत के कारण होता है। और ये आपके मरुस्थल के कारण आपके उत्तरी भारत में आपके ऋतु बनती है। यहाँ समुद्र के पास में आप देखोगे तो जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, यहाँ पर ना ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि समुद्र पास में है, रेत नहीं है। समुद्र पास में है तो यहाँ पर आपके क्या रहता है, वातावरण लगभग आपके सर्दियों में भी पंखे चलाते हैं, गर्मियों में पंखे, ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और ज्यादा सर्दी भी, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ज्यादातर। अपने यहाँ अलग सिस्टम है, अपने ऋतु में जबरदस्त अच्छी ऋतु बनती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, वर्षा ऋतु आती है। इधर लगभग सेम सही वातावरण रहता है, और बारिश आपके यहाँ इस तटीय क्षेत्रों के पास ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी गर्मी और सर्दी ऋतु है वो आपकी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अपने यहाँ बनती है। तो ये ऋतुओं के चक्र को भी नियमित करता है। तो मानसून को आकर्षित करता है मरुस्थल, और ऋतुओं के चक्र को नियमित करता है। तो लिखिए मरुस्थल का महत्व है, 2-3 लाइन छोड़ के लिखिए मरुस्थल का महत्व। मरुस्थल का महत्व। मरुस्थल का महत्व। लिखो, भारत में मानसून को आकर्षित करना। भारत में मानसून को आकर्षित करना। भारत में मानसून को आकर्षित करना। दूसरा लिखो, ऋतुओं के चक्र को नियमित करना। ऋतुओं के चक्र को नियमित करना। ऋतुओं के चक्र को नियमित करना। हेडिंग लगाओ, मरुस्थल का वर्गीकरण। मरुस्थल का वर्गीकरण। देखो, मरुस्थल के वर्गीकरण की बात करें तो मरुस्थल अरावली के पश्चिम में, ये आपके अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में मरुस्थल का विस्तार है। तो अपन कह सकते हैं कि मरुस्थल का विस्तार आपके कहां से कहां तक है, रेड क्लिफ रेखा से लेकर अरावली तक। ये रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ रेखा से लेकर अरावली पर्वतमाला तक मरुस्थल का विस्तार है। ये आपके रेड क्लिफ रेखा है। और इस मरुस्थल को फिर दो भागों में बांटते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो मरुस्थल को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। एक मरुस्थल है जिसका नाम है शुष्क, और एक का नाम है अर्ध शुष्क। एक का क्या नाम है? एक का शुष्क और एक का अर्ध शुष्क। अब शुष्क कहां से कहां तक है? रेड क्लिफ रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर तक।
अर्ध शुष्क है 25 से लेकर 50 तक, ये 50 ऊपर है। अपन कह सकते हैं पूरे मरुस्थल का विस्तार है रेड क्लिफ रेखा से अरावली तक या रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के ऊपर से गुजरती है। अरावली के ऊपर एवरेज बारिश कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। इधर 40 उधर 60। जैसे मान लो ये अरावली है, अरावली के एग्जैक्ट ऊपर से कौन सी गुजरती है? 50 सेंटीमीटर। इधर कौन सी है? 40। इधर कौन सी है? 60। तो मतलब अरावली में 40 से 60 के बीच में बारिश होती है। अरावली के ऊपर बीचों बीच में से कौन सी गुजरती है? 50। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है जहां तक आपके मरुस्थल का विस्तार। तो रेड क्लिफ से 50 सेंटीमीटर, रेड क्लिफ से अरावली। फिर इसको दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क है जो अरावली इस रेड क्लिफ से लेकर 25 तक, अर्ध शुष्क है 25 से 50 या 25 से अरावली तक। शुष्क मरुस्थल को फिर अपन वापस दो भागों में बांटते हैं। एक है बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप, एक बालू का स्तूप युक्त और एक का बालू का स्तूप मुक्त। एक तो युक्त है, एक बालू का स्तूप है मुक्त। युक्त कितना है? 58.50%। कितना है? 58.50। ज्यादा युक्त ही होगा 58.50% और मुक्त है 41.50%। 41 पॉइंट मतलब युक्त ज्यादा होगा क्योंकि मरुस्थल ज्यादा है तो युक्त ज्यादा है और मुक्त क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो मुक्त 41.50, युक्त कितना है? 58.50। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? देखो, पहला है आपके कौन सा? गग्गर बेसिन। कौन सा है? गग्गर बेसिन। फिर दूसरा कौन सा है? शेखावाटी का अंत्य प्रवाह। दूसरा कौन सा है? शेखावाटी का। तीसरा है आपके नागौरी उच्च भूमि। चौथा कौन सा? आपके गोडवाड़ या लूणी बेसिन। ठीक है, पहला कौन सा आपके? गग्गर बेसिन। दूसरा कौन सा है? शेखावाटी का अंत्य प्रवाह। शेखावाटी का अंत है प्रवाह। तीसरा नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। चौथा कौन सा है? गोडवाड़ या लूणी बेसिन। गोडवाड़ या लूणी बेसिन। तो 4 भाग हो गए किसके? अर्ध शुष्क मरुस्थल के। पहला गग्गर बेसिन, दूसरा शेखावाटी का अंत्य प्रवाह, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, चौथा गोडवाड़ या लूणी बेसिन। गोडवाड़ या पहला, दूसरा, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, चौथा गोडवाड़ या लूणी बेसिन। गोडवाड़ या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। शुष्क के कितने भाग? 2। पहला, दूसरा। युक्त में क्या है? रेत के टीले 58.50। मुक्त में रेत के टीले नहीं है, पथरीला क्षेत्र 41 पॉइंट। मरुस्थल का विस्तार कहां से कहां तक है? रेड क्लिफ रेखा से और शुष्क मरुस्थल का विस्तार कहां से कहां तक है? अर्ध शुष्क का अर्ध शुष्क के कितने भाग? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। शुष्क मरुस्थल के कितने भाग? पहला कितना, दूसरा कितना? 41.50। तो ये आपके है मरुस्थल का वर्गीकरण। फिर हम देखेंगे शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल और इनके वर्गीकरण भी देखेंगे। तो ये आप बना लो एक बार छोटा सा। आपको बनाना है पतंग। क्या बनानी है?
आपको बनानी है ऐसी पतंग, ऐसे। जल्दी बनाना थोड़ा। बना लिया।
हेडिंग लगाओ, शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। लगा ली। उसके अंदर हेडिंग लगाओ, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंदर हेडिंग लगाओ, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। बालू का स्तूप युक्त के अंदर हेडिंग लगाओ, बालू का स्तूपों की आकृतियां, बालू का स्तूपों की आकृतियां, बालू का स्तूपों की आकृतियां। और बालू का स्तूपों की आकृतियों में हेडिंग लगाओ, बरखान। पेन खत्म हो गए, बरखान। वैसे पेन वाला सिस्टम तो लड़कियों की है, बाकी लड़कों के तो एक पेन लाते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल से निकलते टाइम मिलता है घर से, बस मिले और कौन, रवाना आवेदन ढूंढना पड़े। लड़कियां हैं जो तीन तीन चार चार पेन लेके आती है, अलग अलग चेंज करती है। लड़कों को तो एक ही है, वो लगभग यहाँ कई बार यहीं गुम हो जाता है, कहीं पर घर पे पहुंचते पहुंचते हो जाता है गुम, वापस निकलते हो तब मिलता और नहीं है। देखो, बालू का स्तूपों की आकृतियां मतलब है जो रेत के टीलों की जैसी आकृतियां बनती है, जो भी आकृतियां बनती है रेत के टीलों की, ठीक है। जैसे मान लो ये रेत है, इस रेत की आकृति ऐसी बनती है आपके, ऐसे लहरें बनती है रेत की, ठीक है। और फिर आप देखते हो इसमें कि जैसे मान लो कोई यहाँ से ऊंट वगैरह निकल रहा है, तो फिर आप देखते हो कि यहाँ पे पैर वैर दिखाई देते हैं। जैसे दोहरे होते हैं, दोहरों को आपकी अलग अलग आकृतियां बनती है, इतना आपको लोड नहीं लेना है कि कैसी बनती है। ओरिजिनल आपको देखना है तो आप सम के दोहरों में जाओ, वहाँ अलग अलग आकृतियां दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आकृतियों की अगर हम बात करें तो जैसे आपके इधर से आपके पौने चल रही है, ज्यादातर आपके पौने किधर से चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पौने चलती है। किधर से किधर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर पौने चलती है तो उसके सामने जो भी रेत होती है वो कोई ना कोई रूप में आपके कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होती है, और जो आकृति बनती है वो आपके बालू का स्तूप की आकृति कहलाती है। जैसे आपके देखें तो मान लो इधर से ये पौने चल रही है, दो तीन आकृति अपन साथ में देख लेते हैं। पवन का चलना मतलब ये तीर का निशान, ये पवन नहीं है। आप सोच लोगे कि ये तीर का निशान ही पवन है, कि मतलब इधर से ये पौने चल रही है, मतलब आपके पूरी ये पौने ही है यहाँ से यहाँ तक। अब इसके सामने जब क्या है, जैसे मान लो आपके इसके सामने जो रेत है वो आपके इस आकृति में आपकी क्या होगी, इकट्ठा हो जाएगी इस आकृति में। जैसे मान लो एक आकृति ऐसी ये बन गई, एक ये बन गई, और आगे ऐसी बन गई, ऐसी आकृतियां बन जाती है। ऐसी जो आकृतियां बनती है रेत में, जैसे मान लो आपकी इधर से आप चढ़ोगे तो आपके क्या है, स्लोप में से ढाल अचानक से नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट में आपके क्या होगी, ढाल अचानक से आ जाएगी। ऐसी आकृतियां बनती है जैसे मरुस्थल में, ऐसे। अब आपके इधर तो क्या ढाल है, जो आपके स्लोप में ज्यादा अचानक से ढाल नहीं है, इधर तो आप धीरे 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 आराम से चढ़ते हो, आपको महसूस नहीं होता। फिर क्या होता है कि लास्ट इसका छोर आता है, तब यहाँ पे ढाल क्या आती है, अचानक से आती है। अब यहाँ से आपको कूदना पड़ेगा, ठीक है। या तो या कूदना पड़ेगा या धीरे धीरे आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके ढाल क्या आ गई, अचानक तीव्र ढाल आ गई। जिधर से हवा आती है उधर तो ढाल क्या है, मंद है, और हवा के विपरीत दूसरी साइड में ढाल क्या है, तीव्र है। जैसे मान लो हवा आ रही है इधर से, तो इस प्रकार यह आकृति बनती है। इधर से हवा आ रही है और यहाँ पर आपके रेत इकट्ठा हो जाती है, ये इस प्रकार, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि पवन का मुख इधर ही है, पवन के मुख के सामने ढाल क्या है,
इधर पवन के मुख के सामने ढाल कैसी है, मंद है या तीव्र है, मंद है। ठीक है, पवन के विमुख की उल्टी साइड में ढाल क्या है, तीव्र। तो अपन कह सकते हैं पवन के मुखी, पवन मुखी ढाल क्या है, मंद। ठीक है, धीरे धीरे आपके रेत चढ़ती है, आकृति बनती है। और पवन विमुखी ढाल क्या है, पवन विमुखी ढाल है तीव्र, पवन विमुखी ढाल है तीव्र। ठीक है, तीव्र सही नहीं है, ये सही है, चलो कोई सा भी है तो कोई बात। और इसकी आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार आकृति। कैसी आकृति है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति, आधे चांद के समान दिखाई दे रही आकृति। ठीक है, तो पवन अपने इसी परिभाषा क्या दे सकते हैं, थार के मरुस्थल में पवनों के सामने बनने वाली अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की आकृति क्या कहलाती है, बरखान। बरखान में पवन के मुख के सामने ढाल क्या होती है, पवन के विमुख में ढाल क्या होती है, तीव्र। अब यही स्थिति आपके देखे तो ऐसे ही आपके एक और आकृति बनती है पैराबोलिक। कैसी आकृति बनती है, पैराबोलिक, जिसको अपन कह सकते हैं परवलयाकार, परवलयाकार, पैराबोलिक या परवलयाकार। अब यह आकृति कैसी बनती है, यह आपके बरखान की उल्टी बनती है। मतलब ये बरखान बना हुआ तो बरखान के सामने ऐसी आकृति बनती है। अब ये होगी बरखान की उल्टी, बरखान की उल्टी हो गई। अब इसमें उल्टी का मतलब क्या हुआ, ये भी चीजें उल्टी हो गई। अब इसमें क्या है कि पवन के मुख के सामने ढाल क्या है, इधर पवन मुखी ढाल तीव्र, और पवन विमुखी ढाल, भाई ये उल्टी साइड में हो गई। पवन इधर साइड, ये पवन का मुख है, उधर से पवन विमुखी है, तो पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल क्या होगी आपके, मंद। और ये आपके आकृति कैसी है, आकृति कैसी, इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका कहते हैं कि आकार है बरखान की उल्टी आकृति है, एक तो ये कह सकते हैं। और ये महिलाओं की हेयर पिन के समान, महिलाएं बालों में बालों को सेट करने के लिए आपके लगाती है, स्कूलों में कहते हैं छोटे बच्चों के दो चोटियां करके लेके आओ। अब दो चोटियां करने के लिए आपके बालों को सेट करना पड़ता है, बालों में जो आपके क्लिप पे लगाई जाती है अलग अलग जगह पे। ठीक है, उसकी वो भी वैसी होती है, जैसे क्लिप पे होती है ऐसी होती है तो क्लिप है। ठीक है, यहाँ से आपकी इसमें बाल फंसाए जाते हैं यहाँ पर। आजकल तो देखते हैं लड़कियों के ऐसे लगाई हुई नहीं मिलती क्लासों में, कभी उदाहरण के तौर पे भी पेश करे तो भी मिलती नहीं है लगाई हुई किसी के, एक दो के हो सकती है, बाकी आजकल लड़के भी बाल बढ़ा के लड़के भी लगाते हैं। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी है, महिलाओं की हेयर पिन के समान या बालों की पिन के समान, हेयर पिन के समान, या अपन कह सकते हैं बरखान की उल्टी, बरखान की उल्टी आकृति। ठीक है, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप है, ये पैराबोलिक। सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कौन से है, पैराबोलिक, और सर्वाधिक है और सबसे ज्यादा है, और लगभग सभी जिलों में देखने को मिलता है ये बालू का स्तूप, जहां पर रेत के टीले वहां पर। ठीक है, और पर बरखान है जो सबसे ज्यादा शेखावाटी में, बालेरी, चूरू, सूरतगढ़, गंगानगर, रावतसर, बीकानेर, और रावतसर, हनुमानगढ़, लूणकरणसर, बीकानेर, यहाँ पर देखने को मिलता है। सीकर, झुंझुनू में देखने को मिलता है। और ये जो आपके सबसे ज्यादा देखने को मिलता है शेखावाटी में। सबसे गतिशील बालू का स्तूप यही है, गति बहुत तेजी से करते हैं आगे। ठीक है, गतिशील बालू का स्तूप यही है। सबसे ज्यादा मरुस्थल को आगे बढ़ाने में योगदान भी किसका है, बरखान का। गतिशील ज्यादा है तो आगे बढ़ाने में योगदान भी किनका हो गया, बरखान का हो गया। फिर पैराबोलिक, बरखान की उल्टियां महिलाओं की हेयर पिन के समान।
अब देखो इधर से पवने चल ही रही है, उधर उस टाइम चल रही है, तभी भी चल रही है, कहाँ गई? हाँ चल रही है पवने, मानना की चल रही है। देखो अब हम बात करें इसमें कि जैसे इधर से पवने आ रही है और पवनों की क्या हो जाती है, दिशा चेंज हो जाती है। जैसे पवने आ रही है और पवनों के सामने आपके जैसे मान लो इस प्रकार की आकृति बनी, तो ये तो क्या हो गया, बरखान हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही पवन की दिशा चेंज हो जाती है, पवन की दिशा चेंज होने से क्या होगा, जो रेत अभी उस तरफ जा रही थी, अब ये रेत आपकी इस तरफ आगे बढ़ेगी। तो जब बरखान का निर्माण हो रहा था और पवन की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो बरखान की वो भुजा आगे बढ़नी तो बंद हो जाती है, उधर वाली ये भुजा है जो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है, एक भुजा लंबी हो जाती है इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपके जो लंबी भुजा हो जाती है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, आपके सीप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन, सीप कहेंगे। सीप प्रकार का बालू का स्तूप। कैसा बालू का स्तूप है, सीप प्रकार का बालू का स्तूप, सीप। तो सीप किसको कहेंगे, बरखान के निर्माण के समय पवन की दिशा परिवर्तित होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, उसको अपन क्या कहेंगे, सीप। जैसे मान लो आपके पहले ये क्या बनता है, आपके बरखान बनता है। ठीक है, फिर आपके क्या होती है, पवन की दिशा हो जाती है चेंज। तो क्या होगा, फिर आपके एक भुजा है जो आपके इस प्रकार यहां से ये भुजा है जो आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो उसको अपन क्या कहेंगे, शीप कहेंगे। तो पहले तो क्या बना, बरखान, फिर क्या बनेगा, शीप। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे, इसमें आकृति तो ऐसा स्पेशल आकृति तो है नहीं, इसमें अपन कह सकते हैं बरखान के निर्माण के समय पवन की दिशा परिवर्तित होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, क्या बनती है, शीप। और ये शीप कहाँ पाए जाते हैं, शीप कहाँ पाए जाते हैं, जहां बरखान पाए जाते हैं वहीं पर ही शीप है। भाई बरखान से ही तो शीप बनते हैं, तो जहां बरखान पाए जाते हैं वहीं पर ही शीप है। ठीक है, तो इसकी अपन कोई स्पेशल आकृति नहीं दे सकते कि भाई ये आकृति ऐसी है, इसमें अपन लिख लेंगे आगे। ठीक है, फिर आता है आपके अनुप्रस्थ और अनुदेद्री। अनुप्रस्थ और अनुदेद्री, नाम सुने होंगे अनुप्रस्थ बायोलॉजी थी या आपके 10th में भी आपने सुने होंगे कि एक टहनी का अनुप्रस्थ काट होता है, एक एक अनुदेद्रीय काट होता है। कैसा होता है, जैसे मान लो आपके कोई पेड़ है, उस पेड़ के में जैसा पेड़ की लंबाई है, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ की लंबाई है, उस पेड़ की लंबाई के अनुसार ही मैं आपके इस पेड़ को जैसे काटूं, लंबाई के अनुसार ही काटूं, तो ये आपके इस प्रकार कटेगा, दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, और एक पेड़ को मैं इस प्रकार इधर से काटूं, ठीक है, इस प्रकार इधर से मैं काटूं पेड़ को कि यहां से 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये काट कौन सा होगा, एक तो लंबाई में काटूंगा, ये काट कौन सा होगा, जैसे मान लो आप खड़े हो, आपको तलवार से सीधा काट दूं, दो टुकड़े कर दूं। ठीक है, और एक है जो आपके गर्दन से काटूं, दोनों काट अलग अलग है, कटेंगे तो काट तो दोनों ही बूंदा है। ठीक है, एक तो सीधो काट दियो, दो टुकड़ा कर दिया, एक गर्दन काट दी, काट तो खराब ही है, लेकिन फिर भी के काट होते कौन से, एक तो आपके समकोण पर गर्दन काटी, एक आप जैसी लंबाई थी वैसे आपके समांतरी आपके जो काट हो गया, जैसी लंबाई थी वैसे ही काट दिया मैंने, एक आपके 90 डिग्री का कोण बना के काटा बराबर। दोनों कौन से काट है, अनुप्रस्थ कौन सा है इसमें, अनुदेद्रीय कौन सा है, समकोण वाला कौन सा है, अनुप्रस्थ काट। और समांतर कौन सा है, अनुदेद्रीय। ठीक है, चलो और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लो एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन ये चल रही है इसके बराबर, एक इसके पीछे चल रही है, और जैसे मान लो एक ये आगे चल रही है, तो ये ट्रेन आपस में क्या चल रही है, सारी समांतर चल रही है, समांतर ये समांतर ये दोनों आपस में समांतर, ये आगे पीछे चल रही है तो भी समांतर है, मतलब 180 डिग्री। तो ये समांतर है, तो समांतर को अपन क्या कहते हैं, अनुदेद्रीय। एक ट्रेन आपकी इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है 90 डिग्री पे, तो क्या होगा,
अनुप्रस्थ क्या होगा, एक्सीडेंट होगा बहुत जबरदस्त। यहाँ से एक ट्रेन इधर से एक इधर से आएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा 90 डिग्री पर। क्या होगा, एक्सीडेंट। अनुप्रस्थ क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। अनुप्रस्थ होता है समकोण या लंबवत पर। 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे ये मान लो आपके ट्रेन है, इधर से एक ट्रेन आई तो ये 90 डिग्री कोण बना, इसको कहते हैं आपके समकोण या लंबवत पर आपके जो बना उसको कहते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, और इधर से आए तो भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो आपके बराबर हो जाए तो 180 डिग्री। ठीक है, समांतर है वो 180 डिग्री है लगभग, और जो 90 डिग्री है वो लगभग आपके कह सकते हो उसको आप कहोगे अनुप्रस्थ। जैसे मान लो ये पवन चल रही है, उस पवन के सामने आपके इस प्रकार की जो आकृति बनती है, एक तो ये बनती है और एक ये बनती है, ये तो दोनों एक ही है। ठीक है, अब ये आपके समकोण पर है या समांतर है। एक ये है कि इधर से पवना आ रही है, इसके सामने ऐसी आकृति बनती है। अब तो 180 पे कौन टकरा रही है और 90 पे कौन टकरा रही है इसमें। ये क्या है, 180। जैसी हवा है वैसे ही आगे बढ़ रही है रेत 180, और ये आपके 90 डिग्री पर है। इधर से हवा आ रही है, इसके सामने ऐसी बन रही आकृति, ये 90 डिग्री पे हो गई। तो समकोण या लंबवत पर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, आपके अनुप्रस्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ कहलाती है। समकोण या लंबवत क्या कहलाती है, आपके अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप है। अब देखो एक थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पीटी में आपके पूछा हुआ प्रश्न है। अगर मैं कहूं कि ये आपके आकृति देखो सिर्फ, तो क्या ये क्या ये क्या है, ये इतना सा एक ही देखो बरखान, ये क्या है, ये क्या आपके पैराबोलिक। शीप कहाँ, पैराबोलिक। बरखान की उल्टी है पैराबोलिक, ये भी क्या है पैराबोलिक। इसका मतलब अपन कह सकते हैं पैराबोलिक और बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के उदाहरण है। पैराबोलिक और बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के उदाहरण। अगर इसमें प्रश्न सही हो जाए तो इसका मतलब यह मानना आप काफी जनों से आगे हो गए। इसमें प्रश्न आते ही नहीं है, आता है तब 100% गलत का चांस रहता है, क्योंकि ये आपके कईयों की समझ में नहीं आता। समझ में आ जाता है तो इसमें कोई शब्द चेंज कर देता है, गड़बड़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझा करो। आप इसको लेते हो हल्के में कि रट लेंगे, रटा हुआ नहीं काम चलेगा। पीटी में आया था कि भाई अनुप्रस्थ और ये आपके जो बरखान और पैराबोलिक किसके उदाहरण है, तो वहां अपने दिमाग काम नहीं करता। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य क्या है, तो इसको आप देखो छोटे टुकड़े में देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये पवनें चल रही है, पवनों के समकोण या लंबवत पर जो आकृति बनती है उसको कहते हैं अनुप्रस्थ। जैसे इधर से और पवनें चल रही है ये, और इन पवनों के सामने जो इस प्रकार की आकृति बनती है ये क्या है, अनुदैर्ध्य। तो ये पवनों के समांतर, पवनों के समांतर ये कहलाती है अनुदैर्ध्य, या इसको कहते हैं पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती पवन के अनुवर्ती, या इसको कहते हैं अपन रेखीय, एक ही रेखा में बनती है। पवनानुवर्ती, रेखीय और अनुदैर्ध्य कहते हैं इसको। अब ये आपके शीप का उदाहरण है। शीप में जैसे हवा चल रही थी वैसे ही तो आगे बढ़ रही थी। देखो शीप में जैसे हवा चल रही है, अब उसके साथ में तो रेत बढ़ रही है आगे। तो शीप किसका उदाहरण है, तो इधर से हवा आ रही है तो आपके है कौन सा, बरखान और पैराबोलिक। जब इसकी दिशा चेंज हो जाती है, दिशा चेंज हो गई अब इसकी, तो ये आपके ऐसी हवा चलने लग जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा आगे, शीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, शीप। तो शीप किसका उदाहरण है, अनुदैर्ध्य का। बरखान और पैराबोलिक किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ का। ठीक है, सबसे गति सॉरी सबसे ऊंचे बालू का स्तूप है ये। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से है, अनुदैर्ध्य। ठीक है,
तो पहले लिखो, क्योंकि समझाएंगे सारा साथ में समझा के लिखाएंगे, तब तक वो झपकी ले लेगा आधे घंटे की। ठीक है, क्योंकि लगातार समझाते हैं तो फिर क्या होता है कि कोई झपकी ले लेता है बीच में। क्योंकि अभी आप इतने दिन कोई ना कोई इस समय अपना जो विलासिता का कह सकते हो, या फिर आपको जो अच्छा लगे वो काम करते थे घर पे इतने दिन। अगर आप हार्ड वर्क करते घर पे, या कोई आप और कोई काम करते जो इससे आसान था, या इससे हार्ड था, और ये आपके लिए आसान काम है, तो आपको ये झपकियां नहीं आएगी, रुबाइश नहीं आएगी। आप इससे आसान काम करते थे, घर पे आराम करते थे, खाना खा के रोटी खा के आराम करते थे, और अब आप क्लास में बैठे हो, तो इसका मतलब अब आपको झपकियां आएगी, या आपको ऐसे नींद टाइप में आएगी, उबाशियां आएगी, बोरिंग टाइप में लगेगा, क्योंकि ये काम हार्ड है आपके लिए। इतने दिन आप क्या करते थे, घर पे आराम करते थे, और फिर आपके यहाँ पे उबाशियां आती रहती है, पड़ोसी को और आती है। इसमें उबासी का सिस्टम है, अगर आपको आ रही है तो 100% पड़ोसी को आएगी। वीडियो कॉल में देख लेना, वीडियो कॉल में आपको आती है तो सामने वाले को आ जाती है उबासी। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो अभी आप इतने दिन क्या काम करते थे, क्या नहीं करते, अभी आपके कईयों का तो मन ही नहीं लग रहा यहाँ पे नागौर में। कई है जो गांव छोड़ के आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो कईयों का मन ही नहीं लग रहा अभी यहाँ पे, बस ऐसे ही रह रहे हैं। 2-4 दिन 5-10 दिन बाद मन लग जाएगा, और फिर आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। नागौर बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, नागौर में आए हो तो आप टेंशन मत लो, कोई समस्या नहीं आएगी। अब तो लिख जा रहे हो, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये लिखो, अपने आप ही लिखने शुरू हो गए। ठीक है, तो बरखान में क्या करना है, बरखान में अब आपने कुछ बना लिया, लिख लिया, तो अब ये करो पूरा, फिर मैं लाइन लिखूंगा इसमें, ये बना लो फिर आपने, और तो क्या ही क्या यही बनाया होगा भाई। बरखान बरखान बनाना था आप, ये बना लो। फिर ये बनाया तो शुरू कर ही दिया, तो फिर अपन लिखेंगे। इसके बाद आप पैराबोलिक अभी मत बनाना। हम्म हम्म आकट याद दे देना बात। यही तो, इसी को कहते हैं कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है। ध्यान हुए ना तो भूगोल की अलावा दूसरी बात ही कौन करा भाई। या तो तू कोई फोन देख के हो, या तो तू जेब मुँह काट फोन देख के 100% जनधन याद दई, ऐसे कैसा नोटिफिकेशन आया होगा। क्योंकि ये सिस्टम होता है आपका, बीच बीच में आप थोड़ा भटक जाते हैं। क्या दिया, क्या दिया? कुछ शुरू करो, कुछ ऐसे बयान देते रहो ताकि हमारे भी ठीक रहे मामला। ऐसे बयान आते रहते हैं, जैसे एक पीठी का जाए ना बयान, तो हमारे ठीक हो जाए मामला। झूठी फैला दो कोई और, तो क्या आजकल तो झूठा भी बन जाता है, ऐसे कि आलोक राज जी का नाम लिख के ऐसे कि ये, फिर आलोक राज जी स्पष्टीकरण और देते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये आपका जबरदस्ती फैलाया हुआ है। जैसे अभी ये राजस्थान पुलिस वाला है, ये आलोक राज जी के ट्वीट नहीं किया था कि 9,000 की वैकेंसी आएगी। अब देखो आप वाली कब होती, तो लिखो इस बरकान में, लिखो, लिखिए बरकान में, हार के मरुस्थल में पवनों के सामने बनने वाली, तार के मरुस्थल में पवनों के सामने बनने वाली
अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की आकृति। थार के मरुस्थल में पवनों के सामने बनने वाली अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की आकृति अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की आकृति बरखान कहलाती है। बरखान कहलाती है। आगे लिख लो क्षेत्र। बोर्ड पे लिखा हुआ शेखावाटी, ईडवणा, कुचामण, सूरतगढ़, लूण, कणसर। फिर नोट लगा के लिखो। देखो यह बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ यह बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं, जिनके द्वारा मरुस्थलीकरण सर्वाधिक होता है। आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं ज्योग्राफी में। राजस्थान अध्ययन, हरिमोहन सक्सेना, एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ना है, मेरे पे सारा पढ़ा हुआ है, तो आपको क्यों लोड लेना। आप सिर्फ करंट पढ़ना, करंट में अपडेट रहना, इकोनॉमिक सर्वे में अपडेट रहना। ये बालू के स्तूप सर्वाधिक गतिशील है, जो मरुस्थल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। और ये शेखावाटी में, इसका मतलब मरुस्थल भी शेखावाटी की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लो ये आपके राजस्थान है, तो इस राजस्थान में आपके मरुस्थल उधर ही तो आगे जा रहा है, हरियाणा की तरफ आगे जा रहा। फिर लिखो पैराबोलिक। पैराबोलिक या परवलयाकार। पैराबोलिक या परवलयाकार। पैराबोलिक या परवलयाकार, इसमें लिखो। इसमें लिखो क्या, जैसे आप इसका बना ही लो। इसमें जैसे लाइन क्या होगी कि पवनों के सामने बनने वाली बरखान की उल्टी आकृति क्या कहलाती है, पैराबोलिक। तो अपन आगे लिख लिया बरखान की उल्टी या महिलाओं के हेयरपिन के समान। तो बना लो, ये पूरा सेम लिख लो, एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं। हम्म 25 जून आगे पढ़ लीजिए, बाकी 26 को पढ़ ली। 26 को तो पढ़ना ही है, जनवरी में सितंबर तक हो। क्या वो तो 23 का नहीं है, वो है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे का है,
इस बार इकोनॉमिक सर्वे में जो आपकी पिछला डाटा बताया जाता है 2023-24 या 24-25 वैसे, ये इकोनॉमिक सर्वे का वो करंट आएगा तो आपकी इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। बना लिया। इसमें लिखो नोट लगा के, यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक है। 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 फिर लिखो सीप। 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 सीप में ये बना लो आप, पवनों की दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन। हमें जी स्कूल किया। में लिखो लिखो बरखान के निर्माण के समय, बरखान के निर्माण के समय जब पवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, बरखान के निर्माण के समय जब पवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, बरखान के निर्माण के समय जब पवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो बरखान की एक भुजा, तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है।
इस आकृति को सीप बालू का स्तूप कहा जाता है। इस आकृति को सीप बालू का स्तूप कहा जाता है। इस आकृति को सीप बालू का स्तूप कहा जाता है। इस आकृति को सीप बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो है 2-3 बालू का स्तूप देख के वर्गीकरण किया अपन ने। अब आपके टेस्ट कौन सा बताया होगा? क्वालिटी का टेस्ट है, पहला टेस्ट है। कईयों को पढ़ा हुआ, कईयों को नहीं पढ़ा हुआ, जितना पढ़ा हो उतना दे देना। अगर रैंक नीचे आएगी तो अगली बार सुधार कर लेना आप। ठीक है, तो लिस्ट बनेगी, नाम सही लिखना, ओमार सही भरना, ओमार पे टेस्ट है पूरा। ठीक है, जितने प्रश्न है उसको ओमार भर लेना, ओमार चेक करके आपकी लिस्ट बना देंगे, नाम सही लिखना। ठीक है, अभी तो नाम सही लिखोगे शुरू में, बाद में आपके जब टेस्ट होंगे तो आप नाम चेंज लिखोगे। जब आप पढ़ के नहीं आओगे ना तो अपना नाम चेंज लिखोगे। टेस्टों में मैं देखता हूँ कई के नाम लिखते हैं चीकूर, मिकूर, ठीक है, राजार, सोनूर, मोनूर। ठीक है, क्यों नाम चेंज कर लेते हैं और फिर वो नाम के होते ही नहीं है, क्योंकि सोनूर, मोनूर, चीकूर ऐसे नाम क्लासरूम में कम ही होते हैं। ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये उसके नंबर भी कम आते हैं। जैसे मान लो चीकू नाम लिखा हो, चीकू ऊपर आए तो मानने कि भाई गलत लिखे और ऊपर आए वो अपना नाम छुपावन गुप्त दान करे। ठीक है, कोई बताओ ना कौन सा है रैंक आवे चीकू की लास्ट में, तो समझ जाओ को चीकू का ही काम लिखे और नाम है। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस है, आप धीरे धीरे आप भी ऐसे करने लग जाओगे। अभी आप शुरू में आप कोशिश करना कि नकल की आदत मत रखना। एक ही बैच है जो बिल्कुल ही जितने भी टेस्ट दिए नकल कर करके दिए और उनके ऐसे खड़े रह जाते सामने, तो ऐसे फिर भी कोशिश करते हैं कि कर ही लेते हैं। तो आप कोशिश करना कि सितंबर में जो पीटीए की भर्ती है उसकी सौगंध खा के काम करना, आप कि नकल नहीं करेंगे। सौगंध दिखा लेना कि दूर बैठ जाना, किसी के 2 प्रश्न दिख जाए ना जबरदस्ती तो ही नहीं देखना। अगर भी सी भरो थाने भी लागे सी है तो वो भरने को थाने बी भरनो बचे तो कि नहीं सी तो कौन भरो, सी दी गयो। ठीक है, तो दूर दूर बैठना, नकल नहीं करने कोशिश करना। कि नकल से होगा क्या बताओ? रैंक की तो ऊपर आएगी, उससे क्या हो जाएगा? दूर दूर बैठो और पेपर दो, है ना। टाइम फिक्स है, कोई 45 जितने क्वेश्चन होते हैं उससे 10 मिनट कम दी जाती है। ठीक है, दूर दूर बैठ जाओ।